एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने रीट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, हमारे 60 प्रश्न दिए गए होते हैं, यानी कि सोशल स्टडीज में 60 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और जिसने भी रीट में हमारी ली होती है सोशल साइंस, उन्हें ही सिर्फ ये प्रश्न करने होते हैं और सारे प्रश्न होते हैं अनिवार्य, यानी कि एक भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आपने सोशल स्टडीज लिए तो आप 91 से कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक राजा अवंती पुत्र और जो बुद्ध के अनुयायी थे, अनुयायी मतलब शिष्य थे, कंचन, उनके बीच के संबंध कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? ऑप्शन ए है दीर्घ निकाय, ऑप्शन बी है खुद्दक निकाय, ऑप्शन सी है मध्यम निकाय, ऑप्शन डी है अंगुत्तर निकाय। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम निकाय। ठीक है, एक राजा थे अवंती पुत्र और बुद्ध के जो शिष्य थे कंचन, इन दोनों के बीच में जो थे संवाद यानी कि जो बातें थी वो मध्यम निकाय में हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि मध्यम निकाय में अवंती पुत्र और कंचन के बीच संवाद का उल्लेख है। ये संवाद कंचना गोत्र सूत्र नामक एक जो सूत्र है उसमें पाया गया है, जो मध्यम निकाय का एक पार्ट है। इस संबंध में अवंती पुत्र और कंचन धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर भी चर्चा करते हैं। मध्यम निकाय पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का क्या है, इनका सार है। बस याद रखना कि अवंती पुत्र और कंचन, इनके बीच जो संवाद है वो मध्यम निकाय में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या फिर मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? यानी कि एक बौद्ध ग्रंथ ऐसा था जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो बौद्ध संघ या मठ में रहने वाले लोग थे उनके लिए नियम थे। ऑप्शन ए है विनय पिटक, ऑप्शन बी है सुत्त पिटक, ऑप्शन डी सी है अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी है जातक। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध संघ और जो मठ में लोग रहते थे उनके लिए नियमों का संग्रह थे, इस बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि विनय पिटक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध संघ या फिर मठों में रहने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का विस्तृत संग्रह है। ये नियम संघ के अनुशासन, आचार व्यवहार और दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। विनय पिटक के 5 भाग हैं ना। पहला है पराजिक यानी कि अपेक्षिक अपराध, दूसरा है संघ विशेष यानी कि सामूहिक अपराध, तीसरा है अनितरस यानी कि अनिश्चित अपराध, चौथा है निसंगी यानी कि त्याग के अपराध, और चौथा है पचिति यानी कि शुद्धि के नियम। ठीक है, ये पांचों हमारे याद रखना। कौन कौन से हैं? पराजिक, संघ विशेष, अनियतरस, निसंगी, पाचिति, अपेक्षिक अपराध, सामूहिक, अनिश्चित, त्याग के नियम और शुद्धि के नियम। नेक्स्ट है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि षड दर्शन में कौन शामिल है? ऑप्शन ए है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन बी है वैशेषिक, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी है उपनिषद। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, वैशेषिक। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जिसे हम षड दर्शन भी कहते हैं, इसमें वैशेषिक शामिल है। कौन शामिल है? वैशेषिक। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि षड दर्शन में शामिल जो है वो वैशेषिक है। इनकी 6 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? वो है हमारी न्याय, जो कि गौतम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वैशेषिक है जो कि कणाद के द्वारा प्रतिपादित किया गया, सांख्य है जो कि कपिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया, योग है ये पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया, मीमांसा है ये जैमिनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया, और वेदांत है ये बादरायण के द्वारा प्रतिपादित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, संख्या कपिल के यहाँ होती है, योग पतंजलि, मीमांसा जैमिनि और वेदांत बादरायण। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं कि पदार्थों की विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करना, ज्ञान के जो स्रोत है उनका वर्गीकरण करना, विशेष और सामान्य के बीच जो अंतर है वो भी है। नेक्स्ट है हमारा कि पश्चिम एशिया के यूनानी सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? ऑप्शन ए है फाहान, ऑप्शन बी है स्वयंतंक्ष, ऑप्शन सी है सिंह, ऑप्शन डी है मेघस्थनीज।
तो हम सबको पता है कि पश्चिम एशिया के यूनानी शासक थे सेल्यूकस निकेटर। इनके राजदूत के दरबार में जो मौर्य काल था उसमें मेगस्थनीज आए थे और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। और किसके शासन काल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये भी याद रखना। ठीक है, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य थे। और ये हमारी व्याख्या इसकी कह रही है कि पश्चिम एशिया के यूनानी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुए समझौते के बाद अपने राजदूत मेगस्थनीज जो थे उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। उसमें भारत के भूगोल, राजनीति, संस्कृति और जो आर्थिक स्थिति है उसका वर्णन मिलता है। और आज भी ये पुस्तक जो है वो इतिहासकारियों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि जो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी उससे आज भी इतिहासकार इसके बारे में पता लगाते हैं। नेक्स्ट है कि आरिका मेडू के विषय में पूरा सत्य कथन कौन सा है, ये हमें बताना है। पहला है कि ये जो आरिका मेडू है ये पुडुचेरी में स्थित है। दूसरा है कि जो आरिका मेडू है ये महत्वपूर्ण पत्तन था। तीसरा है कि ये एम्फोरा जैसे यहाँ पे पात्र मिले हैं। चौथा है कि यहाँ पे यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। तो हमें यहाँ के राजा चेरवंशी थे। ठीक है, 5 हमारे हैं, तो बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। दूसरा है कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सही है। तीसरा है कि फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट सही है। चौथा है कि फोर्थ है चौथा है कि फिफ्थ, फोर्थ और फर्स्ट सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। क्यों? क्योंकि जो अरिका मेडू थे ये भारत और रोम के बीच जो प्राचीन व्यापारिक संबंध इनका महत्वपूर्ण केंद्र था। इस पुरातात्विक स्थल के बारे में कई सत्य कथन मिलते हैं, जैसे कि ये पुडुचेरी में स्थित था। बिल्कुल सही बात है, कहाँ स्थित था? पुडुचेरी में। अरिका मेडू एक महत्वपूर्ण पत्तन था जिसके माध्यम से जो रोम और भारत है इनके बीच में व्यापार होता था। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं जो रोमन शैली के बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे, जिनका उपयोग हम किसके में करते थे? व्यापार में करते थे। यानी कि अरिका मेडू ये पुडुचेरी में है। ये महत्वपूर्ण पत्तन है जो कि रोम और भारत के बीच व्यापार होता था, जिसके माध्यम से यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं जो रोमन शैली के बड़ी मिट्टी के बर्तन होते थे। ये सारे सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री जो थे हैंसोंग वो किस राजा के दरबार में रहे थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो बताइए जो हैंसोंग जो थे वो किस राजा के दरबार में थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ष। चीन के तीर्थयात्री थे हैंसोंग और ये हर्ष राजा के दरबार में रहे थे। हमारी व्याख्या भी है कि हैंसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जिसने 630 से लेकर 645 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। वे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हैंसोंग ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के जो विभिन्न भागों का दौरा किया था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया, कानपुर ये सारे शामिल थे। इसने अपने यात्रा के अनुभवों को सी युकी नामक पुस्तक में लिखा है, जो भारत के मध्ययुगीन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। याद रखना हैंसोंग जो था वो चीन का था और वो जो था हर्षवर्धन के दरबार में आया था 630 से 645 में। ठीक है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, बोधिया और कानपुर ये सारे शामिल थे। ठीक है, इन्होंने सारी चीज़ों की यात्रा की थी और इन्होंने अनुभवों के आधार पर सी यू की नामक पुस्तक भी लिखी जो कि मध्ययुगीन इतिहास की थी। ये याद रखना, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही है? ऑप्शन ए है हमारा हर्षचरित, ऑप्शन बी है विज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी है मृच्छकंटिकम। तो बताइए वो कौन सा नाटक था जिसमें गुप्त काल में जो गरीब मछुआरे था उसके साथ जो राजकर्मियों का दुर्व्यवहार किया गया था उसकी बात की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम। हमारी व्याख्या भी है
कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये कालिदास के द्वारा रचित एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक था। इसमें गुप्त काल के समाज का जीवन चित्रण मिलता है, जिसमें पता चलता है हमें नाटक में कि गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का एक प्रसंग है। ठीक है, साथ ही मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा रचित एक नाटक है, इसमें गरीब व्यापारी की कहानी है। पूछा गया है कई बार कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है, तो शूद्रक के द्वारा। कहानी किसकी है, गरीब व्यापारी की। नेक्स्ट है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बंगाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जो भीतर गांव का मंदिर है, ये जो भीतर गांव का मंदिर है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में स्थित है। यूपी के कहाँ है, कानपुर में। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में किया गया। ये मंदिर ईंटों के द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन जो पुराने मंदिर होते हैं उसमें से एक है। ये मंदिर भगवान जो शिव है उनको समर्पित है। इस मंदिर की हजारों उत्खनित ईंटें जो है वो कहाँ संसूचित है, लखनऊ में। तो याद रखना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। निर्माण गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो कि वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए है बल्लभ धर्म, ऑप्शन बी है कृष्ण धर्म, ऑप्शन सी है गुरु संदेश, ऑप्शन डी है भगवती धर्म। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भगवती धर्म। हमारी व्याख्या भी है कि शंकर देव एक महान वैष्णव संत और धर्म प्रचारक थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपस में जो वैष्णव धर्म था उसका प्रचार किया। उनके उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से जानते हैं। भगवती धर्म की विशेषताएं कई हैं, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति, गीता, भागवत पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन, सामाजिक और धार्मिक सुधार, भक्ति और समर्पण को क्या देना, महत्व देना। नेक्स्ट है कि मुगल काल में खुद कास्ट और पहिकास्ट क्या थे। ऑप्शन ए है कि ये राजस्व के प्रकार थे, ऑप्शन बी है कि ये फसलों के प्रकार थे, ऑप्शन सी है कि ये प्रशासन के प्रकार थे, ऑप्शन डी है कि किसानों के प्रकार थे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी किसानों के प्रकार। मुगल काल में जो खुद कास्त और पहिका कास्त थे ये क्या थे, ये किसानों के प्रकार थे। हमारी व्याख्या भी है कि मुगल काल में खुदा कास्त और पहिकास्त जो थे ये किसानों के दो प्रकार थे। खुदा कास्त क्या था, ये वे किसान थे जो अपनी जमीन पर खुद खेती करते थे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेती का काम करते थे और जमीन पर पूरा नियंत्रण रखते थे। यानी कि वे किसान जो जो हमारी ज़मीन थी उस पर अपने आप खेती करते थे, जो हमारी फैमिली मेम्बर थे उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और ज़मीन पर पूरा नियंत्रण भी रखते थे। वहीं जो पैकाश थे ये क्या थे, ये वे किसान थे जो दूसरों की ज़मीन पर करते थे। ठीक है, पैकाश मतलब पराये लोगों की ज़मीन पर जो अपना क्या करते थे, किराया करके खेती करते थे। वे ज़मींदारों से ज़मीन लेकर खेती करते और उसके बदले में ज़मींदारों को क्या देते, लगान देते थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा था, पोलज, परती, चाचर, बंजर। पिछली बार ये भी पूछा गया था कि पोलज, परती, चाचर, बंजर ये क्या है, तो पोलज, परती, चाचर, बंजर ये भूमि के प्रकार है, कृषि भूमि के प्रकार। कौन से शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, इनको 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर, बंजर। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मंजिल आबादी या सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किसमें था। ऑप्शन ए है कि ये पुस्तक के भाग थे, ऑप्शन बी है कि जनसंख्या के भाग थे, ऑप्शन सी है कि राजस्व के भाग थे, ऑप्शन डी है कि प्रशासन के भाग थे। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है जिसपे हमें बोनस मार्क्स मिला है। ठीक है, मंजिल आबादी और सिपह आबादी में हमें क्या मिला था, बोनस मार्क्स मिला था। क्यों मिला था जरा व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या कह रही है कि मुल्क आबादी, मंजिल आबादी व सिपह आबादी आईने अकबरी नामक पुस्तक के भाग थे। किसके भाग थे, ये आईने अकबरी के। आईने अकबरी की रचना अबू फजल ने की थी और यह पुस्तक अकबर के अधीन मुगल प्रशासन के बारे में विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करता है। कुछ स्रोतों में मंजिल आबादी,
सिपह आबादी और मुल्क आबादी को प्रशासन और राजस्व से संबंधित बताया गया है, इसलिए हमें इसमें मिला थे बोनस मार्क्स। 3-4 बातें इसमें याद रखना कि जो ये मुल्क आबादी है, मंजिल आबादी है, सिपह आबादी किसमें है, आईन अकबरी है। किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। किसमें, जो अकबर थे उनके मुगल प्रशासन के बारे में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है भैया, कम से कम रिपीटेड, सीटेड, रीट, ब्याह, शिक्षक भर्ती सब में ये आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाओ कि स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब किसने प्रकाशित करवाई। ऑप्शन ए है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन बी है पंडिता रमाबाई, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी है रासुंदरी देवी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री और पुरुष के बीच में जो तुलना है, इस नाम से एक बुक है, ये ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित करवाई है। ठीक है, वहीं जो ज्योतिबा फूले हैं, इनकी कौन सी थी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताई थी ज्योतिबा फूलों की बहुत ही फेमस के बारे में। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और ये पुस्तक 1882 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक पुरुष और महिलाओं के बीच जो समाज में अंतर हैं उनकी आलोचना करने के लिए प्रकाशित की गई थी। स्त्री पुरुष तुलना यानी स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना हो रहा हो, किसने लिखी थी, ताराबाई शिंदे लिखी थी, 19वीं शताब्दी में लिखी थी। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना 1882 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 1941, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1947। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1943 एंड 1943। महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना 1943 यानी 1943 में की गई थी। हमारी व्याख्या भी है कि महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार यानी कि जो प्रति सरकार है इसकी स्थापना 1943 में की गई। इसका नेतृत्व वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल ने किया था। किसने किया था नेतृत्व, वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल ने। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के फलस्वरूप बलिया, तामलुक और सतारा में समांतर सरकारों की स्थापना की। सतारा में स्थापित समांतर सरकार सबसे लंबे समय 1943 से 1946 यानी 1943 से 1946 तक संचालित रही। समांतर सरकार संघर्ष गुरिल्ला युद्ध नीति पर आधारित था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है। ये हमारे सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री और हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री और हमारी इंडिया की हिस्ट्री थी। अब हमारी यानी कि नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए है विश्वास, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है उपासना, ऑप्शन डी है भाषा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा, क्योंकि हमने अपने भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसको पढ़ा है, प्रियम्बल को, उसमें हमने विश्वास भी आता है, धर्म भी आता है, उपासना भी आती है, लेकिन भाषा यानी कि लैंग्वेज नहीं आती है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाषा शब्द नहीं दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई और 26 जनवरी 1950 को कहाँ की गई, लागू की गई। तो याद रखना कि भाषा जो है वो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं आता है। हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार की गई थी और 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। स्वीकार की गई 26 नवंबर को और लागू हुई 26 जनवरी को। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में
पथ विक्रेता यानी कि जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2013, ऑप्शन डी है 2014। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2014। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन 2014 में लागू हुआ। नेक्स्ट हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारत में पथ विक्रेता यानी कि जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन जो अधिनियम था वो 2014 में लागू हुआ था। ये अधिनियम पथ विक्रेताओं को जीवन संरक्षण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और देश में पथ विक्रय के विनियमन के बारे में सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत जो पथ विक्रेता हैं उनकी पहचान की जाती है और उन्हें पंजीकृत किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पथ विक्रेताओं से संबंधित जो विवाद है उनके निपटारे के लिए एक जमीन जो है विवाद निपटान तंत्र स्थापित किया गया। तो याद रखना है 2014 में लागू हुआ था। क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी है अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी है फ्रांस का संविधान, ऑप्शन डी है कनाडा का संविधान। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। हमारी व्याख्या भी है कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं इनका सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन देशों से कई विशेषताएं भी ली गई हैं, जैसे कि हमें याद रखने कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ये हमारे देश दिए गए हैं और ये हमारी ली गई विशेषताएं हैं, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए जो भाग 3 में है, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। न्यायिक समीक्षा ली गई है, धरती पर महाभियोग भी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। वहीं आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी ली गए हैं जो 4K में है। ठीक है, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली है जिसमें एकल नागरिक बहुत पूछा गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया जो मौलिक अधिकार बहुत पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है, समवर्ती सूची बहुत पूछा गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? ऑप्शन ए है BD जत्ती, ऑप्शन बी है BB गिरी, ऑप्शन सी है जेल सिंह, ऑप्शन डी है NS रेड्डी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BD जत्ती। भारत में जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो BD जत्ती बने थे। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद जो BD जत्ती थे वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। वे उस समय भारत की उपराष्ट्रपति थे। BD जत्ती ने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किया था कार्य। इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जो थी भारत की अगली राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है कि किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वो कैसी है? समान है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड और झारखंड, ऑप्शन बी है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब और उड़ीसा। तो बताइए कौन से दो राज्य हैं जिनकी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इनकी संख्या जो है वो समान है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, हमारे ये आंध्र प्रदेश राज्य है और जो ये राजस्थान राज्य है, ये दो ऐसे राज्य हैं जिनकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कैसी है? समान है। कितनी है ये भी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एक जैसी है। इन दोनों राज्यों में 25-25 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी कितनी है? 25 पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में कितनी है लोकसभा की सीटें? 25। राजस्थान में कितनी है? 25। ठीक है, इन दोनों राज्यों में एक जैसी हैं। जैसे झारखंड में हमारी 14 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो 28 लोकसभा की हमारी सीटें हैं।
केरल की बात करें तो 20 यानी कि 20 है, और हमारे मध्य प्रदेश की 29 है, महाराष्ट्र की 48 है, उत्तर प्रदेश की 80 है, उत्तर प्रदेश की बहुत पूछी जाती है तो 80 है, याद रखना। पश्चिम बंगाल की कितनी है, 42 है, और तमिलनाडु की 39 है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि बच्चों की सुविधा और मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी हमें मदद करनी होती है तो हमें कौन सा निःशुल्क नंबर है हेल्पलाइन। ऑप्शन ए है 1095, ऑप्शन बी है 1096, ऑप्शन सी है 1097, ऑप्शन डी है 1098। हो जाएगा ऑप्शन डी 1098। बच्चों की सुविधा और मदद करने के लिए जो निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098 है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बच्चों की सुविधा और मदद करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है जो कि उन्हें आवश्यक सहायक और समर्थन प्रदान करती है। इस हेल्पलाइन नंबर पर बच्चे और उनके परिवार के सदस्य अपनी समस्याएं और जो चिंताएं होती हैं उनके बारे में बात करके समाधान को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मंत्री परिषद है उसका आकार निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए है 81 81, ऑप्शन बी है 91 91, ऑप्शन सी है 101 101, और ऑप्शन डी है 102 102। तो बताइए भारत में वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91 यानी कि 91। भारत में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा मंत्रिपरिषद है उसका जो आकार है वो निर्धारित किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की कुल संख्या है वह लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 75 में संशोधन किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से नहीं अधिक होनी चाहिए। इससे ये भी प्रावधान था कि किसी राज्य में जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या है वो 12 से कम नहीं होगी, और ये आर्टिकल 164 में संशोधन के बाद हुआ था। कि 1981 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। ऑप्शन ए पीके थुंगन समिति, ऑप्शन बी है BR मेहता समिति, ऑप्शन सी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी हमारा है सादिक अली समिति। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पीके थुंगन समिति। ठीक है, 1989 में जो हमारी पीके थुंगन समिति थी इसने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो सिफारिश थी वो की थी। हमारी व्याख्या भी है कि 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इस समिति ने स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए नियमित जो चुनाव थे वे कराने के लिए और उन्हें उचित कार्य सौंपने के लिए संविधान में संशोधन करने की भी सिफारिश साथ में ही की थी। इन्होंने भारतीय संसद ने 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी किया था। 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 से और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ था। इस संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज और नगर पालिकाएं थी उन्हें भी कौन सा दर्जा मिलेगा, संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट हमारा है कि उपाधियों का अंत है वो किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देखो जो हमारा समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 में है, वहीं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये 25 से लेकर 28 तक है। वहीं जो हमारी जो उपाधियों का बंध है वो आर्टिकल किस में है, 18 में है, और आपको पता है कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। हमारी व्याख्या भी है कि उपाधियों का अंत समानता के अधिकार का हिस्सा होता है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य, सेना या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि व्यक्ति है वो नहीं दे सकता, यानी सिर्फ राज्य, सेना और शैक्षणिक सम्मान में दी जाएगी, बाकी और कहीं हम किसी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकते हैं। उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 में। ये भारत का
कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। इस अनुच्छेद के तहत औपनिवेशिक राज्यों द्वारा दी गई उपाधियां जैसे कि महाराजा, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर आदि को क्या कर दिया है, निषिद्ध यानी कि हटा दिया गया है। ध्यान रहे आपको कि भारतीय संविधान के आर्टिकल जो हमारा भाग 3 है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। किसमें है, भाग 3 में है, 12 से 35 तक है और अमेरिका से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को हमें पहचानना है। पहला है बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत। दूसरा है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। तीसरा है संथाली, हिंदी, संस्कृत। चौथा है गुजराती, मराठी, अंग्रेजी। तो बताइए हमारी 8वीं जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित भाषाओं का सही समूह क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, संथाली, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची है। पूछ लेगा आपकी भारत की अनुसूचित भाषाओं का सही समूह क्या है, तो संथाली, हिंदी, संस्कृत है। संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं है। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह है संथाली, हिंदी और संस्कृत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं वो शामिल हैं और इन सभी भाषाओं में से 14 भाषाएं जो हमारी हैं वो संविधान के प्रारंभ में ही इन्हें शामिल कर दिया गया था। तो हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में है, 8वीं है। कितनी भाषाएं हैं, 22 हैं। प्रारंभ में कितनी थी, 14 थी। अब वर्तमान में कितनी है, 22 हैं। कब कब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया 15वीं भाषा के रूप में। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इसको शामिल किया गया। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। ठीक है, पहले हमारी कितनी थी, 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद हमारी 15वीं सिंधी जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं, 18वीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 19, 20, 21, 22 4 भाषाएं जो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। ठीक है, इसको हम नमक से याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और इसको हम बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये हमारी ज्योग्राफी अब आ गई है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है। पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे, फिर हमने पॉलिटी के देखे और अब हम देख रहे हैं जियोग्राफी के। ठीक है, इसमें राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड तीनों की है। ऑप्शन ए है कि प्रदीप्ति वृत्त, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखीय वृत्त, ऑप्शन सी है दीर्घवृत्ताकार पथ और ऑप्शन डी है उत्तर आयनात। तो बताइए कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वह क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदीप्ति वृत्त। हमारी व्याख्या भी है कि ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये वृत्त पृथ्वी के दिन और रात के जो हिस्से हैं उनके बीच की जो सीमा है उसको दर्शाता है। प्रदीप्ति वृत्त को हम टर्मिनेटर या फिर ट्वाइलाइटर जोन भी कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त पृथ्वी के अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। पृथ्वी की धुरी पर घूमने के कारण प्रदीप्ति वृत्त की स्थिति कैसी होती है, लगातार बदलती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन ए है कि घाटी से पर्वत की तरफ, यानी ये घाटी से पर्वत की साइड जाती हैं। ऑप्शन बी है पर्वत से घाटी की तरफ, यानी कि पर्वत से घाटी की साइड जाती हैं। ऑप्शन सी है समुद्र से स्थल की ओर, ऑप्शन डी है स्थल से समुद्र की तरफ। तो बताइए जो अवरोही पवनें हैं वो कैसे प्रभावित होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वत से घाटी की तरफ, फ्रॉम माउंटेन टू वैली। कैसे जाती हैं, ये पर्वत से घाटी की तरफ जाती हैं अवरोही पवनें। हमारी व्याख्या भी है कि अवरोही पवनें जो हैं वो पर्वत से घाटी की तरफ प्रवाहित होती हैं। जब हवा पर्वत की चोटी पर ठंडी हो जाती है तब उनका घनत्व कैसा होता है, बढ़ जाता है और वे कैसी हो जाती हैं, भारी, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर यानी कि घाटी की तरफ कैसी होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। ऑप्शन ए 105 डिग्री से 145 डिग्री, ऑप्शन बी है 105 से 105 डिग्री, ऑप्शन सी है कि 145 डिग्री से 145 और ऑप्शन डी है 90 डिग्री से 90 डिग्री। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन
बी 105 डिग्री से 105 डिग्री। इस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार 105 डिग्री से 105 डिग्री है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि इस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच है। इस तरंगे एक द्वितीय भूकंपीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जिनका अर्थ है कि इस तरंग के कण गति की दिशा तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत है। छाया क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां भूकंप से प्रत्यक्ष पी और इस तरंगों का पता नहीं लगाया जा सकता। तरल कोण के द्वारा किस तरंगों को पूरी तरह से रोकने के परिणाम स्वरूप छाया क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि कायाल किस तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है काठियावाड़ तट, ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट। तो बताइए कायाल तट किस तट पर है। तो हमारा जो कायाल है वो मालाबार तट पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि कायाल जो है वो भारत के मालाबार जो तट है उस पर स्थित है। कायाल समुद्र के समांतर उथले समुद्री प्रवेश द्वार या फिर लेगून होते हैं। मालाबार तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर है और केरल की जो लेगून झीलें हैं उनको क्या कहते हैं, कायाल कहते हैं। कायाल और उसके आसपास के जैव विविधता से भरे होते हैं और अन्य तटों की स्थिति होती है, जैसे कि कोंकण तट। याद रखना, एक बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो कयाल भारत के मालाबार तट पर है। कहाँ पर है ये केरल की लेगून झीलों को भी हम कयाल कहते हैं। कोंकण तट ये महाराष्ट्र और गोवा में है। काठियावाड़ तट नाम से पता चल रहा है गुजरात में है। और कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, काठियावाड़ गुजरात में, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ संबंधित हैं। ऑप्शन ए है भूकंप से, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी से, ऑप्शन सी है नदी से, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ज्वालामुखी से। हमारा बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ ये ज्वालामुखी से यानी कि वॉल्केनो से हमारे रिलेटेड हैं। व्याख्या भी है कि बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ ये सभी चट्टानों से बनी भूगर्भीय संरचनाएं होती हैं जो कि ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनती हैं। जब पृथ्वी के अंदर से पिघलता हुआ जो मैग्मा है वे ऊपर की ओर उठता है तो वे विभिन्न जो परिस्थितियां होती है उसमें ठंडा होकर इन संरचनाओं का क्या करता है, निर्माण। फेकोलिथ क्या होता है, यह एक विशाल आग्नेय चट्टान का पिंड होती है जो कि पृथ्वी है स्थित। ये पहाड़ों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। लेकोलिथ क्या है, ये एक उभरी हुई आग्नेय चट्टान का पिंड है जो कि पृथ्वी के सतह के पास कैसा है, स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फैंस आर ट्रू, यानी कि फैंस के बारे में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है। ऑप्शन ए है कि फैंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली हैं, नहीं मेहरगढ़ से नहीं मिली। दूसरा है फैंस प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि फैंस जो है वो कृत्रिम तौर पर पाया जाता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। थर्ड है कि बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। बिल्कुल सही होता है कि जो बालू या फिर जो स्फटिक, क्योंकि जो ये बालू होता है जो स्फटिक होता है यानी कि पत्थर के चूर्ण को हम गोंद में मिलाते हैं तो उनसे कैसी वस्तुएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। बनाकर हम उसके बाद क्या करते हैं, वो जो वस्तुएं होती हैं उन पर हम एक चिकनी परत चढ़ाते हैं। लास्ट है कि फैन से मनके, चूड़ी, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि फैन से हम मनके, चूड़ियाँ, झुमके और जो छोटे बर्तन हैं वो बनाते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा गलत था। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड वाला भी हमारा रॉन्ग था। थर्ड है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सही है, यही आंसर हमारा सही है क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड ये हमारे ऑप्शन गलत थे, बल्कि हमारे थर्ड, फोर्थ और हमारे फिफ्थ थे ये तीनों ऑप्शन सही थे। फोर्थ है कि फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा। अगर हमें आंसर के बारे में पता है तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमें आंसर इसका पता चल जाता है। व्याख्या है कि बालू और फिर स्फटिक पत्थर के जो चूर्ण होते हैं उनको जब हम गोंद में मिलाते हैं तो उनसे हम क्या बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं। उसके बाद वो जो वस्तुएं होती हैं उन पर हम क्या चढ़ाते हैं, चिकनी परत। फैन से हम मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे
छोटे बर्तन भी बनाते हैं। भैंस बनाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन होती है क्योंकि इसे कई चरण होते हैं, जैसे कि इस प्रक्रिया में रेत या पाउडर कटर्स को हम विशेष प्रकार के गोंद के साथ मिलाते हैं, फिर उस मिश्रण को हम आकार देते हैं, फिर उस आकार को चमकाया जाता है और चमकदार कांच जैसे ये दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि सोम एक पौधा था, ये बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक काल में जो सोम था एक पौधा था। सेकेंड है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे। थर्ड है कि सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये भी सही है क्योंकि सूक्त का मतलब कैसा था, अच्छी तरह से बोला गया। फोर्थ है कि उपनिषद और आरण्य ग्रंथ रचे गए थे। फिफ्थ है कि इंद्र युद्ध के प्रमुख देवता नहीं थे, गलत हो जाएगा कि इंद्र प्रमुख देवता थे। तो सही आंसर देखो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है वो ए ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट और थर्ड ये वाला सही है कि सोम एक पौधा था और सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि इंद्र जो थे प्रमुख देवता थे, इसने नहीं बोल दिया, इसने ब्रह्मा विष्णु को प्रमुख देवता माना पर वो नहीं थे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन हमारा ए है, वो सही है कि हमारा सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, सो सोम एक पौधा था। हमारी व्याख्या भी है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य कथन ये है कि ऋग्वेद में सोम को एक पौधे के रूप में वर्णित किया गया जिसका रस देवताओं को अर्पित किया जाता था, इसे अमृत के समान माना जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया मंत्र या फिर स्तुति। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को युद्ध का देवता मानते हैं और ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र वरुण अग्नि थे ये प्रमुख देवता थे, ब्रह्मा विष्णु नहीं थे। कौन कौन से थे, इंद्र वरुण और अग्नि, ठीक है। और इंद्र को हम कहते थे युद्ध का देवता। नेक्स्ट है हमें वनों और वृक्षों को मिलान करना है, ये हमारे फॉरेस्ट वन और ये हमारे ट्री वृक्ष दिए गए हैं, जैसे कि हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार स्प्रूस, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ताड़, पर्वतीय हमारा मेहगोनी, मैंग्रोव साल। तो इनको हमें सही मिलान करना है, तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि हमारा फर्स्ट का सी सही है, यानी कि उष्णकटिबंधीय है, ये महोगनी है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये कौन से हैं, महोगनी। सेकंड का डी सही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ट्रॉपिकल डेसिडस, ये हमारे साल हैं। थर्ड का ये हो जाएगा पर्वतीय माउंटेन, ये स्प्रूस हैं। फोर्थ का बी हो जाएगा मैंग्रोव और ये ताड़ है। ताड़ कैसे है, मैंग्रोव। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है महोगनी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती साल है, पर्वतीय स्प्रूस है, मैंग्रोव ताड़ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। ऑप्शन ए है सिंघाभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। दूसरा है कुद्रेमुख कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, बोकारो झारखंड। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। थर्ड है बोकारो झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज उड़ीसा। फोर्थ है मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़। इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था क्योंकि इसमें जो हमारा ऑप्शन था वो ए और डी सही था, ये ठीक है। ए और डी कैसा था, सही था। तो इसमें जिसने भी ए और डी लगाया है उसको हमें क्या मिले हैं, बोनस मार्क्स। जो सिंहभूम है ये झारखंड में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है और मयूरभंज उड़ीसा में है। ये भारत में लौह अयस्क पेटियों के प्रमुख हैं। इसमें 4 प्रकार के लौह पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट। कौन से होते हैं, 4 प्रकार के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। लौह अयस्कों में मैग्ने जो टाइट है वो सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अच्छी उत्तम कोटि का लौह अयस्क होता है। मैग्नेटाइट भारत में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में और गोवा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो 3-4 बातें हैं याद रखो कि जो है भारत में 4 प्रकार के लौह पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। इसमें मैग्नेटाइट जो है सबसे अच्छा होता है जो कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल और गोवा में पाया जाता है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गोवा की कैपिटल है पणजी। सिंहभूमि झारखंड में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, मयूरभंज उड़ीसा में है। नेक्स्ट में है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा में विस्तृत है। ऑप्शन ए है कि दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ऑप्शन डी है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, देखो इसमें भी हमारा सी और डी दोनों सही है। यानी कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है।
तो हमारा ऑप्शन सी और डी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। ये पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची शिखर जो है वो ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये पर्वतमाला राजस्थान भूगर्भीय संरचना को क्या करती है, इफेक्ट करती है, यानी कि प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि जिलों और जलवायु प्रदेशों को हमें मिलान करना है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट, जिले और जलवायु प्रदेश क्लाइमेट रीजन दिए गए हैं, तो इन्हें हमें मिलाना है। जैसे कि जैसलमेर है, जयपुर है, सवाई माधोपुर है, झालावाड़ है, अति आर्द्र है, आर्द्र है, उपाद्र है, शुष्क है। तो कौन सा क्या है बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि दिए गए जिले और उनके जलवायु प्रदेश कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि जो जैसलमेर है वो शुष्क है, जयपुर है वो उप आर्द्र है, सवाई माधोपुर है ये आर्द्र में जाता है, और जो झालावाड़ है वो अति आर्द्र में चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से लर्न कर लेना। जैसलमेर ये शुष्क में, जयपुर ये उपाद्र में, सवाई माधोपुर ये आर्द्र में, झालावाड़ अति आर्द्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला और परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो हमें जिले गए हैं और ये हमारी यही है परियोजनाएं, तो बताइए। पहला है चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, अजमेर बीसलपुर परियोजना, उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ है ये इसमें राणा प्रताप सागर बांध है, जो उदयपुर है इसमें मानसी वाकल परियोजना है, और जो प्रतापगढ़ है इसमें जाखम परियोजना है। हमारी व्याख्या भी है कि जिला और परियोजना के संदर्भ में सही कथन है कि राणा प्रताप सागर बांध में चित्तौड़गढ़ में है, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, जखम प्रताप ने दिया था वैसे मैंने आपको याद करवाया था, बीसलपुर परियोजना टोंक में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए है हमारा सरसों, चना, मोठ। ऑप्शन बी है इसनवगोल, जीरा, ज्वार। ऑप्शन सी है चना, मूंग, उड़द। ऑप्शन डी है मूंगा, मक्का, बाजरा। और इस क्वेश्चन में हमें बोनस मार्क्स मिला था। हमारी व्याख्या है हमारी व्याख्या है कि सरसों, चना, मोठ, जीरा, ज्वार, इसनवगोल के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है। इस पर सभी ने बोनस मार्क दिया था आयोग ने। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10.0%। ठीक है, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की संख्या वृद्धि दर थी। हमारी व्याख्या भी है कि 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 10.06% थी, जो कि राजस्थान में सबसे कम है। राजस्थान में कैसी है, सबसे कम। राजस्थान के बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर इस अवधि में सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार गंगानगर जिले की आबादी 1969,168 है, जो कि स्लोवानिया देश के बराबर है, और गंगानगर का जो लिंगानुपात है वो 887 है। इसमें बस ये चीज़ें याद रखना है कि 2001 से 2011 में गंगानगर जिले की कितनी है वृद्धि दर 10.06, और 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी कितनी है 1969,168, और इसका लिंगानुपात कितना है 887। ठीक है, बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, गंगानगर की सबसे कम है। नेक्स्ट है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। ऑप्शन ए है राणा हमीर, ऑप्शन बी है राणा लाखा, ऑप्शन सी है राणा कुंभा, ऑप्शन डी है राणा उदय सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राणा हमीर। जो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा थी, विषम घाटी पंचानन, इसकी संज्ञा मेवाड़ के राणा हमीर को दी गई थी। किसको, राणा हमीर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि मेवाड़ के शासक थे राणा हमीर, इनको विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी। राणा हमीर को ये उपाधि किसने दी थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा ने दी थी। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक और रसिक प्रिया ग्रंथ में वीर राजा की संज्ञा भी दी गई। राणा हमीर 14वीं शताब्दी में मेवाड़ के कैसे थे, एक प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। जो 1857 में क्रांति हुई थी उस समय जो उदयपुर था उसके महाराणा कौन थे।
ऑप्शन ए है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी है स्वरूप सिंह, ऑप्शन सी है उदय सिंह, ऑप्शन डी है रतन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय जो उदयपुर था, इसके महाराणा जो थे वो स्वरूप सिंह थे। ठीक है, व्याख्या भी है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह ने विद्रोह के दौरान सैन्य सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करके जो अंग्रेज थे उनका समर्थन किया था। उन्होंने अपने अधीनस्थ सरदारों को, जो उनके अधीनस्थ सरदार थे, उनको अंग्रेजों की सहायता करने का भी आदेश दिया और 1858 में उन्हें ब्रिटिश सरकार से कई सम्मान भी प्रदान किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर। जो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन था वो अजमेर में हुआ था। हमारी व्याख्या भी है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ और यह सभा हमारी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजपूताना और मध्य भारत के राजाओं और नेताओं के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। यानी कि हमारी जो ब्रिटिश शासन थी उसके, यानी कि हमारी जो सेना है वो एक साथ मिलकर जो ब्रिटिश शासन थे उसके खिलाफ संघर्ष करें। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन 1918 में हुआ और इस अधिवेशन जो था कई सारे शहरों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बृहत् राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। ऑप्शन ए है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन बी है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन सी है हीरालाल शास्त्री और ऑप्शन डी है टीकाराम पालीवाल। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन श्री हीरालाल शास्त्री। जो बृहत् राजस्थान था उसका प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। हमारी व्याख्या है कि जो हीरालाल शास्त्री थे वे हमारे बृहत् राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री थे जो 1949 यानी 1949 से 1951 1991 तक इस पद पर रहे थे। वे एक प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बृहत् राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। बृहत् राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर शामिल थे। इसमें कई बातें याद रखना है कि बृहत् राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसमें मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर शामिल थे और हीरालाल शास्त्री इसके पहले प्रधानमंत्री थे जो 1949 से 1951 तक रहे थे। ऐसे क्वेश्चन हम आपसे उसमें पूछते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, तो उसमें भी कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। नेक्स्ट है कि बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है। हु इज नॉन एज बाणासुर द शहीद। ऑप्शन ए है केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन बी है मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन सी है प्रताप सिंह बारहट, ऑप्शन डी है हवलदार मेजर पीरू सिंह। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर शैतान सिंह। ठीक है, मेजर जो शैतान सिंह थे उनको भाटी को बाणासुर के शहीद के नाम से जानते थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बाणासुर गांव में। वे भारतीय सेना के अधिकारी थे और 1962 में भारत चीन में जो युद्ध हुआ था उसमें ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनके बाद इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया और शहादत के बाद इनके गांव के नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने कराया था। ठीक है, ऑप्शन ए है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी है राय सिंह, ऑप्शन सी है कल्याणमल, ऑप्शन डी है ठाकुर कुशाल सिंह। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू दुर्ग का जो निर्माण था वो 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। हमारी व्याख्या है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है और इस किले के निर्माण का उद्देश्य राज्य के जो लोग थे उनकी सुरक्षा करना था। यह किला विश्व का मात्र ऐसा किला है जहां युद्ध के समय गोला बारूद जो है वो खत्म हो जाने पर जो तोप होती है उसे दुश्मनों पर चांदी के गोले जो हैं वो दागे जाते हैं। 1871 में युद्ध के बाद ये क्षेत्र किसके शासन में आ गया, बीकानेर के शासन में आ गया। तुलसी, हालरो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं। ऑप्शन ए है सिर, ऑप्शन बी है गला, ऑप्शन सी है हाथ, ऑप्शन डी है कमर।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक यानी कि गला। तुलसी है, हालरो है, तिमड़िया है, कथापोत ये आभूषण है महिलाओं द्वारा शरीर में पहनती हैं और वो हमारे गले में पहनती हैं। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिए। क्योंकि तुलसी, हालरो, तिमड़िया, कथापोत जैसे आभूषण महिलाएं अपने गले में पहनती हैं। सिर और मस्तक में वो बोर, बोरला, मेमंद और गोफड़ पहनती है। इसमें मेमंद बहुत बार पूछा गया है, तो मेमंद पहनती है सिर और मस्तक में। ठीक है, कानों में वो कौन क्या पहनती है? कर्णफूल, पीपल पत्रा, झेला, जमेला, लटकन। उंगलियों में बिंटी, दामड़ा, मुद्रिका और मुदड़ी। हाथों के में कड़ी, कंकड़, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी और चाट और गोखरू। ठीक है, तुलसी, हालरो, तिमड़िया, कथापोत भी पहनती हैं गले में। बोर, बोरला, मेमंद, बोफड़ पहनती हैं सिर और मस्तक में। कर्णफूल, पीपल पत्रा, झेला, झमेला, लटकन कानों। बिंटी, दामड़ा, मुद्रिका, मुदड़ी उंगलियों में। कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, चाट, गोखरू ये हाथों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विजयदान देथा की पुस्तक है दुविधा, उस पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? ऑप्शन ए है मूमल फुलवारी, ऑप्शन बी है अलेखू हिटलर, ऑप्शन सी है दुविधा पहली, ऑप्शन डी है उलझन सुलझन। तो बताइए, जो विजयदान देथा थी इनकी पुस्तक थी दुविधा, उस पर कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ? तो दुविधा है तो दुविधा पहली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दुविधा पहली का निर्माण हुआ। हमारी व्याख्या भी है कि विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर दुविधा और पहली नामक फिल्म का निर्माण हो गया। ध्यान रहे कि जो दुविधा फिल्म का निर्माण है वे मणिकौल और पहली फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर के द्वारा किया गया था। विजयदान देथा जिन्हें हम बिज्जी के नाम से भी जानते थे, राजस्थान के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक के और पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे। तो दो चीज़ें याद रखना है कि विजयदान देथा की पुस्तक है दुविधा, इस पर दुविधा और पहली फिल्म का निर्माण हुआ है। और जो दुविधा फिल्म का निर्माण इसे मणिकौल ने किया है और पहली का अमोल पालेकर के द्वारा। ठीक है, विजयदान देथा को हम बिज्जी के नाम से जानते थे, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे और पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेरा ख्याल नामक लोक नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है दौसा, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है सीकर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दौसा। ठीक है, जो हेला ख्याल नामक लोक नृत्य है ये राजस्थान के दौसा क्षेत्र से संबंधित है। हेला ख्याल लोक नृत्य में स्त्री और जो पुरुष हैं ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें अलग अलग पात्रों के माध्यम से हमारे समाज और पौराणिक कथाएं जो है वो प्रस्तुत की जाती हैं। जो हेला ख्याल है ये राजस्थान की समृद्ध संस्कृति विरासत का क्या है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है कि पटेलिया, विचियो, लालर व माछर क्या है? ऑप्शन ए है कि मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन बी है मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन सी है मेवात के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन डी है हड़ौती के प्रसिद्ध गीत। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। पटेलिया, विचियो, ललार और माछर ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। हमारी व्याख्या भी है कि पटेलिया, विचियो, लालर और माछर ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ये गीत मुख्यतः क्षेत्र के पर्वतीय जो इलाके वहाँ गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में, जिनको भील, मीणा, गरासिया जैसी आदिवासी समुदाय के द्वारा गाया जाता है। इन गीतों में शब्दों का सौंदर्य जो होता है वो कम होता है, ये बहुत ही सरल होते हैं और छोटे गीत होते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। ऑप्शन ए है सेलिगमन मैन के द्वारा ये कहा गई थी परिभाषा, दूसरी है कि मिशेल के द्वारा, तीसरी है कि फेयरचाइल्ड के द्वारा, चौथी है कि पीटर लेविस के द्वारा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी फेयरचाइल्ड के द्वारा। ठीक है, जैसे कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, सोशल स्टडीज है, ये सभी विज्ञानों के लिए सामान्य शब्द के रूप में जो मानव के मामलों से संबंधित है, ये भाषा फेयरचाइल्ड ने कही थी। सामाजिक विज्ञान ज्ञान के एक व्यापक क्षेत्र का गठन करता है और मनुष्यों के साथ उनके जो सामाजिक व्यवहार है उनका भी क्या करता है? दिशा निर्देशन करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? ऑप्शन ए है लिंगवा फोन, ऑप्शन बी है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी है चित्र विस्तारक यंत्र और ऑप्शन डी है बुलेटिन बोर्ड।
श्रव्य सामग्री वे सामग्री होती है जिसको हम सुनते हैं। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग्वा फोन। ठीक है, जो लिंग्वा फोन है वो एक श्रव्य सामग्री होती है जो ध्वनि के संचार से भाषा और संचार को सिखाने के लिए उपयोग की जाती है। ये विद्यार्थियों को भाषा के उच्चारण, व्याकरण और शब्दावली को सीखने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है रचनात्मक परियोजना, ऑप्शन बी है विध्वंसक परियोजना, ऑप्शन सी है समस्यात्मक परियोजना, ऑप्शन डी है अभ्यास परियोजना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विध्वंसक परियोजना है ये किलपैट्रिक द्वारा दिए गए परियोजना का प्रकार नहीं है। हमारी व्याख्या भी है, जो विध्वंसक परियोजना है ये किलपैट्रिक के द्वारा वर्णित जो परियोजनाएं हैं उनके प्रकार नहीं होती हैं। किलपैट्रिक ने परियोजना आधारित शिक्षा में जो 4 प्रकार की परियोजनाएं हैं उनका वर्णन किया है, जैसे कि रचनात्मक परियोजना, इसमें विद्यार्थी नए उत्पाद बनाता है। समस्यात्मक परियोजना, इसमें वास्तविक समस्याओं का ये समाधान करता है। अभ्यास परियोजना, इसमें किसी विशेष कौशल या फिर जो तकनीकी होती है उसका अभ्यास करता है। चौथी हमारी होती है प्रदर्शन परियोजना, इसमें अपने ज्ञान और फिर कौशल जो होते हैं उनका निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है नार्वन ए क्राउडर, ऑप्शन बी है बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है थॉमस एफ गिलबर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीएफ स्किनर। रेखीय अविक्रमित अनुदेशन यानी कि रेखीय विक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन वी.एफ. स्किनर ने किया था। हमारी व्याख्या भी है कि वी.एफ. स्किनर ने रेखीय विक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया। रेखीय विक्रमित जो अनुदेशन है ये शिक्षा की एक पद्धति होती है जिसमें जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे चरणों में जानकारी उन्हें दी जाती है और प्रत्येक चरण के अंत में जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी समझ का मूल्यांकन जो होता है करने का अवसर दिया जाता है। इस पद्धति में विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने की भी स्वतंत्रता होती है, यानी विद्यार्थी जैसे चाहे वैसी गति से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है। ऑप्शन ए है कि समय की कमी, ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, ऑप्शन सी है संकल्पनात्मक त्रुटि, ऑप्शन डी है भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। ऑप्शन डी, भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति ये आकलन की सीमा नहीं है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भय और तनावपूर्ण से मुक्ति यह मूल्यांकन की सीमा नहीं होती है बल्कि एक वांछनीय स्थिति होती है जो कि प्रभावी मूल्यांकन के लिए कैसी होती है, आवश्यक। एक भय मुक्त और तनाव मुक्त वातावरण छात्रों को अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। ऑप्शन ए है विषय का ज्ञान होना, ऑप्शन बी है जो अधिगम करता है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना, ऑप्शन सी है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, ऑप्शन डी है कि विधियों, शिक्षण और तकनीकी का ज्ञान होना। तो बताइए कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। बी, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान ये पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। हमारी व्याख्या भी है कि जो अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान है ये एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षाएं वे आवश्यक तत्व होती हैं जो शिक्षक को पाठ्य योजना बनाने से पहले ध्यान में रखनी कई सारी बातें होती हैं, जैसे कि विषय का ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, जो विधियाँ जो शिक्षण होते हैं उन तकनीकों का ज्ञान होना। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है सुकरात निर्देशन विधि, ऑप्शन बी है प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन सी है हार्वर्ड स्पेंसर संवाद विधि, ऑप्शन डी है अरस्तु आगमन निगमन विधि। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तु इन्होंने आगमन निगमन विधि दी थी। हमारी व्याख्या भी है कि आगमन निगमन विधि अरस्तु से संबंधित है। यह आगमन तर्क का एक रूप है जिसमें विशेष जो वस्तुएं और विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं उनके अध्ययन से एक सामान्य जो नियम है वो प्राप्त किया जाता है। विभिन्न शिक्षक जो होते हैं मतलब कई सारे शिक्षक होते हैं उनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियों से हम शिक्षण अधिगम रणनीति तैयार करने में भी हमें हेल्प मिलती है जो कि हमारी अवधारणा अधिगम में अभ्यर्थी के लिए कैसी होती है, उपयुक्त। नेक्स्ट है कि कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि पर्यावरण से परिचित होना, ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना।
और ऑप्शन डी है जाति प्रथा की प्रशंसा। तो हमारा जो एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण है उसका सामान्य सा उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो ये जाति प्रथा की प्रशंसा करना, मतलब जाति प्रथा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन दें तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है, हमसे गलत ही पूछा था। जबकि पर्यावरण से हम परिचित हों, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में हमारी रुचि हो और सांस्कृतिक विरासत की हम सराहना करें, ये सारे सही हैं। पर फोर्थ वाला सही नहीं है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जाति प्रथा की प्रशंसा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो छात्र हैं उनको समाज, संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण के बारे में जानकारी दें और एक एक जिम्मेदार नागरिक हम बने। कि समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन सी है बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। से हमारे 2 आंसर सही थे, 5 और 7, मतलब हमें बोनस मार्क्स मिले थे जिसने सी और डी लगाया था, क्योंकि समस्या समाधान के लिए आमतौर पर 5 चरणों का सुझाव दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले समस्या की पहचान करना, समस्या को पहचानना और उसके बारे में क्या करना, जानकारी को इकट्ठा करना। सेकेंड था कि समस्या का विश्लेषण, यानी कि समस्या के कारण है क्या, उसके परिणाम है, उसका विस्तार से क्या करें, विश्लेषण करें। थर्ड है संभावित समाधान, यानी कि समस्या के समाधान के लिए विभिन्न जो विकल्प होते हैं कई सारे, उनकी पहचान करें। फोर्थ है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, और उसमें भी हमें सबसे अच्छा जो मूल्यांकन करने के बाद सबसे अच्छा विकल्प मिले उसका क्या करें, हम चयन कर लें। फिर हमारा समाधान का कार्यान्वयन, यानी कि चुने हुए समाधान को लागू करें। फिर परिणामों का मूल्यांकन, मतलब ये देखा जाए कि समाधान विधि के द्वारा समस्या का क्या समाधान हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो अन्य विकल्पों पर विचार करें। इसीलिए आयोग ने इसके सी और डी यानी कि 2 उत्तर माने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत में वापस आती हैं? ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, ऑप्शन बी है मेसोस्फीयर मध्यमंडल, ऑप्शन सी है आइनोस्फीयर अयान मंडल, ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर बाहरी मंडल। इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि समताप मंडल नहीं देता, हमें स्ट्रेटोस्फीयर हिंदी में लिखकर दे देता है इंग्लिश वाला, तो हमें इस हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। तो जो रेडियो तरंगे हैं ये हमारे वायुमंडल की अयान मंडल, यानी कि जो आइनोस्फीयर होता है इस तरंग से वापस आती हैं। इसमें टोटल कितनी तरंगें होती हैं, मतलब ये वायुमंडल में परतें 5 परतें होती हैं, जिसमें से जो अयान मंडल हमारी चौथी परत होती है इसमें से ये वापस होती हैं। बाहरी मंडल 5वीं और लास्ट वाली होती है, मध्य मंडल तीसरी होती है और जो समताप मंडल होती है दूसरी होती है। 5 परतें होती हैं। हमारी व्याख्या भी है कि रेडियो तरंगे वायुमंडल की अयान मंडल परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। अयान मंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, परिवर्तित करने में सक्षम बनाते हैं, और यह परिवर्तन रेडियो संचार के लिए जरूरी होता है, क्योंकि रेडियो तरंगें पृथ्वी के दूर दराज क्षेत्रों तक क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? ऑप्शन ए है टाइफून, ऑप्शन बी है हरिकेन, ऑप्शन सी है बिलीविलीज, ऑप्शन डी है टोर्नेडो। तो बताइए वो कौन सा चक्रवात है जिसको समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोर्नेडो होता है। ठीक है, ये इसको हम चक्रवात को समुद्र पर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे एक्सप्लेनेशन है कि टोर्नेडो चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। टोर्नेडो जो है एक हिंसक घूमता हुआ हवा का स्तंभ है जो कि आमतौर पर बादलों से जमीन तक पहुंचता है। जब यह समुद्र के ऊपर बनता है और पानी को अपने साथ उठाता है तो इसे हम जल स्तंभ कहते हैं। टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि प्रशांत महासागर से बनता है, और जो हरिकेन है वो भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है जो अटलांटिक महासागर में बनता है। बिलीबिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोर्नेडो चक्रवात को समुद्र पर हम जल स्तंभ कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा टाइफून है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्रशांत महासागर में बनता है। हरिकेन जो है ये उष्णकटिबंधीय है, ये अटलांटिक महासागर में बनता है। बिलीबिलीज जो है ऑस्ट्रेलिया में, और ये भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? ऑप्शन ए है लेब्राडोर धारा, ऑप्शन बी है ओयाविस्यूबो धारा, ऑप्शन सी है वेनेजुएला धारा, ऑप्शन डी है अलास्का धारा। तो बताइए कौन सी सही है? तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
1, 2, 3 यानी कि जो लेब्राडोर है, जो ओयासीबो है और जो वेंगुला है ये हमारी है ठंडी, लेकिन जो अलास्का है वो एक गर्म धारा है। तो याद रखना जो अलास्का है वो गर्म धारा है। और 4 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो हट जाएगा। ठंडी पूछा था तो लेब्राडोर होगी, ओयासीबो होगी और वेंगुला, ये तीनों धाराएं होंगी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि लेब्राडोर धारा, ओयासीबो धारा और वेंगुला ठंडी जल धाराएं होती हैं। अलास्का जो है वो एक गर्म जल धारा है। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। कई बार पूछा गया कि वो कौन सी धाराएं होती हैं जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, तो गर्म जल धाराएं होती हैं। यह धाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं वहाँ के तापमान को पहले से कैसे कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। जबकि जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं और जिन क्षेत्रों से गुजरती हैं वहीं का तापमान कैसा होता रहता है, कम होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपभू के समय ज्वारीय क्रम क्या है। ऑप्शन ए है कि सामान्य के बराबर, ऑप्शन बी है सामान्य से कम, ऑप्शन सी है सामान्य से अधिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य से अधिक। ठीक है, उपभू के समय जो ज्वारीय क्रम होता है ये सामान्य से अधिक होता है। हमारी व्याख्या भी है कि उपभू के समय जो ज्वारीय क्रम है वो सामान्य से अधिक होता है। उपभू के दौरान चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण वाले एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में होती है वृद्धि और ज्वारीय क्रम बढ़ जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपभू कहते हैं। याद रखना। रीट यानी कि राजस्थान एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर का प्रीवियस ईयर का पात्रता परीक्षा पेपर, जिसे आपको आइडिया मिल गया होगा कि पात्रता में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 23/7/2022 को हुआ था। इससे पहले मैंने 24/7 वाला ऑलरेडी करा रखा है। ना देखा हो तो हमारी प्ले लिस्ट एक बना दी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे ये सारे चैनल प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में मोस्टली एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, प्याजे वागवत्सकी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको अपना रीट, सीटेट जो भी कुछ टीचिंग में एग्जाम में पास होना है तो होम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आइडिया मिले कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहाँ हम क्विजेस देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और यहाँ के कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हैं, उनको भी अभी निशान लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।